नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर से रिलेटेड हम अलग अलग तरीके के वीडियोस में इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। देखो, फोटोसिंथेसिस हम सिंपल सा बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट हो या फिर एल्गी हो या फिर बैक्टीरियाज हो। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल के साथ, क्योंकि ग्रीन प्लांट है तो ये पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल, और ये लाइट की प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन करेंगे कार्बनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मटेरियल का करेंगे। अपने पास बन गया ये ग्लूकोज और साथ में बन गया 6O2 और ये बन गया 6H2O। ये प्रोसेस बन गई। तो अपन क्या बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट करती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। या हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है। ऑक्सीडो रिडक्टिव हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, वाटर जो है उसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो अपने पास क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, ये वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरा जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि CO2 है उसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये CO2 रिडक्शन जब होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडो रिडक्टिव। आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर कि ये बात किसने प्रूव की कि जो ऑक्सीजन है वो किससे बनती है, वाटर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होगा, वाटर से। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री है उसके बारे में। अक्सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है जोसेफ प्रिस्टले का। 1772 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी उन्होंने 1774 के अंदर की। उन्होंने देखा, एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया जिसकी इमेज आपको यहाँ दिख रही है। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बेल जार के अंदर माउस रखा और साथ में जलती हुई कैंडल रख दी। कुछ समय बाद में देखा कि माउस उसके अंदर मर गया। एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने क्या किया, माउस के साथ में एक प्लांट को भी रख दिया और जलती हुई कैंडल को रख दिया। कुछ समय के बाद में देखा कि माउस भी जिंदा है और प्लांट की वजह से उस बेल जार के अंदर एयर को प्योरीफाई करने का काम किया जा रहा है। तो इस बात से ये प्रूव हुआ कि जो एयर है उसको प्योरीफाई किया जा रहा है किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। और वो किसके थ्रू होगा, ऑक्सीजन के थ्रू। ये ऑक्सीजन किसको मिल पा रही है, उस माउस को मिल पा रही है, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है। इतना सा इसके अंदर है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है जेन आइजेनहाउस का 1779 के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बात बताई। एक तो उन्होंने ये बात बताई कि फोटोसिंथेसिस की जो ये रिएक्शन है इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बनिक पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। ये बात किसने बताई, जेनहाउस ने। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इस प्रोसेस के अंदर किसका रोल होता है, लाइट का। ठीक है, तो आप इंजन से आप याद रखना इसको, इंजन हाउस ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में। तो इंजन होता है तो इसका मतलब उस लाइट से रिलेटेड हो गया। और उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो भी एनर्जी देता है। तो एनर्जी वाला जब सीन आए तो आप इसको याद रख लेना कि इसमें किसका रोल है, साइंटिस्ट का, आइजेनहाउस का। ठीक है, तीसरा हम चलते हैं किसकी तरफ, और वो है जे सेनबियर। सेनबियर 1782। उन्होंने क्या बताया, देखो सेनबियर को अगर हिंदी में लिखे तो सी आ रहा है, तो याद रखना उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर एज ए सबस्ट्रेट काम में आती है, एज ए क्रियाधर
काम में आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रोल के बारे में बताया सेनबियर ने। तो आप सी से इसको याद रख लेना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगले जो साइंटिस्ट हैं वो है डी सॉसर, 1804। इन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर किसका रोल है, वाटर का। तो वाटर के रोल के बारे में बता दिया इन्होंने। तो ये शुरू के 4 है, इस आप इक्वेशन को याद रखना, इसी के बेसिस पे चारों आपको याद हो जाएंगे। एक बात और याद रखनी है आपको, ये कि फोटोसिंथेसिस वगैरह ये हम जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसके जो फादर हैं वो हैं स्टीफन हेल्स। उसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो है जेवी सेक्स। इन्होंने 1854 में ये बताया कि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर बाई प्रोडक्ट अपने पास ग्लूकोज बनता है, और एक ग्लूकोज जिस फॉर्म में स्टोर होगा वो होता है कि स्टार्च। वो कौन सी फॉर्म होगी, स्टार्च। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने 1905 के अंदर ये बात बताई कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन ही नहीं है बल्कि बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। फोटोकेमिकल का मतलब ये रहा कि इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जबकि आगे चलकर उन्होंने ब्लैकमैन रिएक्शन में ये बताया कि इसके अंदर 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। समझे आप? तो 2 रिएक्शन यहां पर आ रही हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। और ये दोनों प्रोसेस एक फोटोकेमिकल हो गई और एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसके बेसिस पे अपन इसको बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। ये बताई थी 1905 में ब्लैकमैन ने। ठीक है, फिर अगला जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर किया था, एक एल्गी जिसको अपन बोलते हैं क्लेडोफोरा। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है। उन्होंने सिंपल सा क्या किया, लाइट ली और उस लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारा। उससे क्या हुआ, लाइट 7 अलग अलग कलर्स के अंदर क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। उन्होंने क्या किया, इस लाइट को क्लेडोफोरा के ऊपर डाला और देखा कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन जिनको ग्रोथ के लिए चाहिए वो बैक्टीरिया इसके ब्लू और रेड वाला जो लाइट का पोर्शन था वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होने से ये बात प्रूव हुई कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपने पास ऑक्सीजन बन रहा है वो लाइट कौन सी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा ब्लू के लिए और रेड के लिए। रेड और ब्लू लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होगी। ये बात किसने बता दी, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने 1909 के अंदर। अब अपन चलते हैं अगले साइंटिस्ट की ओर और वो हैं सीबी वॉन नील। इन्होंने देखो सिंपल सी बात ये बताई कि ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस के अंदर हम ये बता रहे हैं कि H2O है, उससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो इस बात से ये क्लियर हुआ कि एज ए हाइड्रोजन डोनर इस प्रोसेस के अंदर कौन काम में आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो ये बात उन्होंने प्रूव की बैक्टीरिया से। और उन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, H2S को एज ए हाइड्रोजन डोनर काम में लेते हैं। मतलब तो इस प्रोसेस में अगर यहां पर H2S को हम काम में लें तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन फिर नहीं होता है, इससे यह बात क्लियर हो पाई कि CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज बन रहा है और H2S आगे चलकर सल्फर का कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा। इस बात से यह कन्फर्म हुआ कि जब H2S हम यहां ले रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब कि जब H2 रहेगा तो ऑक्सीजन यहां से बनेगी। तो ऑब्वियसली ये बात यहां से क्लियर हो पाई कि H2O का रोल होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है हिल रिएक्शन। और इन्होंने जेड स्कीम के बारे में भी बताया था जिसको हम आगे देखेंगे। और यही बात इन्होंने प्रूव की कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होगा, वाटर से होगा। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होगा, वाटर से होता है। अब इसको वापस मैं लिख देता हूं एक बार, H2O। ठीक है, अभी जो साइंटिस्ट है नेक्स्ट है उनका नाम है एस रूबेन और एम कामेन। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन 18 को काम में ले लिया। ऑक्सीजन 18 को, ये जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है उसको काम में लिया। किसके लिए, वाटर के लिए। उन्होंने क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन 18 रेडियो एक्टिव को काम में ले लिया और
ये बात क्लियर है कि यहाँ से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जब होगा तो अपने पास ये जो रेडियो एक्टिव वो किसके पास मिलेगा, ऑक्सीजन का। तो इससे ये बात प्रूव हो पाई कि वाटर है वही रोल प्ले कर रहा है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में। ये बात हो गई एस रूबेन और एम कामेन की। फिर आता है डेनियल आर्नल ने। इसने क्या किया, फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया था। फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया था। तो याद रखना आप कि एडीपी और पीआई की प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस चूंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए अपन इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में बताया था डेनियल आर्नल ने। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओकोवा। उन्होंने क्या बताया कि इस प्रोसेस के अंदर एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है और वो एसिमिलेटरी पावर है NADPS2। ठीक है, एसिमिलेटरी पावर कौन सा हो गया, NADPS2। फिर जो अगले आते हैं उनका नाम है केल्विन एंड बेंसन। इन्होंने क्या बताया, C3 साइकिल के बारे में। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हेच स्केल ने बताया था C4 साइकिल के बारे में। पीटर मिस्टेल थे, उन्होंने बताया था केमियोस्मोटिक थ्योरी के बारे में, केमियोस्मोटिक थ्योरी के बारे में। तो ये सिंपल सी हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और वो है अपने पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होगी, और वो ऑर्गेनेल जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट किससे बनेगा, ये क्लोरोप्लास्ट बनता है प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड से इस क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपको पहले से भी पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट को अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं इसको। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ये जो वर्ड है वो दिया था शिम्पेड ने। ये क्लोरोप्लास्ट का जो वर्ड है इसको दिया था शिम्पेड ने। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट वर्ड किसने दिया था। अब देखो ये सिंपल सी डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रही है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं और वो स्ट्रक्चर होती है थाइलेकोइड। इसको आगे देखते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जो दो डॉट से शो कर रखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा की स्ट्रक्चर है इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, लिपिड ड्रॉपलेट्स रहेंगी और बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। स्ट्रोमा का आपको याद ये रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर एक रिएक्शन होती है जो हम आगे देखेंगे, वो होती है डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा के अंदर। तो याद रख लेना SD कार्ड होता है ना, SD। तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन। इस स्ट्रोमा के अलावा एक पार्ट और होता है इसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना, ठीक है। ये जो ग्रेना है ये बहुत सारी तकरीबन 40 से लेकर 50, 40 से लेकर तकरीबन 60 ग्रेनम से मिलकर बना होता है। ग्रेनम लेमिली जिनको बोलते हैं पटलिका, उनसे मिलकर बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये रिप्रेजेंट करे किसको, ग्रेनम को। और इस तरीके की बहुत सारी ग्रेनम रहेंगी, वो मिलकर क्या बनाएंगी, ग्रेना को। ये देखो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्रेनम है वो एक सिंगुलर वर्ड है। ग्रेनम क्या हो गया, एक सिक्के की तरह क्या हो रही है, सारी अरेंज हो रही है। तो ये जो सिक्के की तरह इनका अरेंजमेंट है, उनमें से जो एक पार्ट है ऊपर वाला, जो एक सिक्का दिख रहा है, सिक्के की तरह जो दिख रहा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। तो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड भी क्या रहेंगी, दो मेम्ब्रेन रहेंगी इसके अंदर। और इसके इनर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। थाइलेकोइड का इनर पोर्शन क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। अब ये जो एक ग्रेनम है वो दूसरे ग्रेनम से किससे जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा स्ट्रोमा लेमिली से। स्ट्रोमा लेमिली क्या करेगा, दोनों का एक कनेक्टिव लिंक का काम करेगा। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। और ये जो इसका पोर्शन है जिसको अपन ग्रेना बोल रहे हैं, इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो होगी लाइट रिएक्शन। आपको ये याद रखना है, लाइट रिएक्शन। अब साथ ही साथ आपको एक बात और इसमें ऐड कर दूं,
जैसे ये एक सिक्का है, ये दूसरे के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो पोर्शन जहां पर दोनों कनेक्ट है, ये जो चपटा भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका अप्रेस्ड एरिया। ये आपको याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड एरिया। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन अप्रेस्ड एरिया। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा कि अप्रेस्ड एरिया और नॉन अप्रेस्ड एरिया क्या है। आपको इतना याद रखना है कि जहां पर दो सिक्के का भाग जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर दो जो थाइलेकोइड आपस में जुड़े रहते हैं, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड एरिया। ये स्ट्रक्चर हो गए किससे रिलेटेड, ये इस क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। इस थाइलेकोइड को अगर हम और जूम करें तो आपको इसके अंदर क्या रहेगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेंगी। इस थाइलेकोइड को अगर जूम किया जाए तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेंगी, और उसके अंदर आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट है, इकाई है, जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड लाइट रिएक्शन हो पा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम की जो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इमेज के अंदर दिख पा रही है, जो एक क्वांटासोम है उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो मिलेंगे। एक क्वांटासोम के अंदर आपको 200 क्लोरोफिल, 230 तो क्लोरोफिल मिलेंगे। एक क्वांटासोम के अंदर 230 तो क्लोरोफिल मिलेंगे, उसमें से आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ उसके अंदर आपको 48 कैरोटीनॉइड मिलेंगे, 48 कैरोटीनॉइड, 48 क्या मिल गए इसके अंदर आपको, कैरोटीनॉइड मिल गए। और तीसरा इसके अंदर आपको मिलेगा 46 क्विनोन और 113 फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। देखो, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपको इसके क्वेश्चन को हैंडल अच्छी तरीके से करना है, और आप इस क्वेश्चन को तभी अच्छी तरीके से कर पाओगे जब आप इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कंपैरिजन के तौर पे पढ़ेंगे। तो हम कंपैरिजन के तौर पे देखते हैं सभी को। पिगमेंट्स के 3 टाइप हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ये 3 टाइप के पिगमेंट्स हो गए। इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल है उसको मेन पिगमेंट बोलते हैं हम, और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स को सहायक पिगमेंट्स बोलते हैं। सहायक पिगमेंट्स या सिल्ड पिगमेंट के नाम से भी बोलते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, और जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहती है उस कंडीशन में क्या होता है, अगर सारी लाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, और जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, पहले उस लाइट को एज ए एंटेना मॉलिक्यूल की तरह कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के द्वारा रिसीव किया जाता है, ताकि लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल के पास नहीं जा सके। इसलिए लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये 2 पिगमेंट काम करते हैं, फाइकोबिलिन्स और ये कैरोटीनॉइड्स। चूंकि ये दोनों इसके प्रोटेक्शन में काम आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनको सिल्ड पिगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट, जो क्लोरोफिल है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कैरोटीनॉइड्स के लिए भी सेम कंडीशन है। फाइकोबिलिन्स के लिए क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। फाइकोबिलिन्स क्या होंगे, सोल्यूबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो पानी के अंदर क्या होंगे, फाइकोबिलिन्स घुल जाएंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलेंगे। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो पायरोल रिंग का है। पायरोल रिंग इज साइक्लिक। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो उसके अंदर ऊपर जो पायरोल रिंग होती है वो साइक्लिक होती है, आप इमेज में देख पा रहे होगे। हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे। और कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी ये जो पायरोल रिंग है वो एब्सेंट रहती है, और फाइकोबिलिन्स के अंदर ये पायरोल रिंग क्या रहती है, लीनियर रहती है। इसकी भी आप इमेज देख सकते हो। तो ये जो पायरोल रिंग लीनियर होती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइकोबिलिन्स से रिलेटेड। कलर की बात करें तो जो क्लोरोफिल का कलर होता है वो ग्रीन ब्लू कलर होता है। कैरोटीनॉइड्स का जो कलर है वो येलो, रेड एंड ऑरेंज टाइप का, और फाइकोबिलिन्स का होता है रेड एंड ब्लू। तो मोस्टली आप जो नीले फूल देखते हो या फ्रूट देखते हो तो उनके अंदर आप क्या देख पाओगे, फाइकोबिलिन्स को। आगे मैंने 5th पॉइंट लिखा है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब
ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं वो जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ है उसको रिसीव करते हैं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना जो एब्जॉर्प्शन है वो शो कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा जब अपन विजिबल रेज की बात करते हैं तो विजिबल रेज जो होती है वो 390 नैनोमीटर से लेकर कितनी होती है, 760 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर ये सारे के सारे पिगमेंट अलग अलग रेंज के ऊपर अपना एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो करते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल बेसिकली दो टाइप की बात करें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल ए और बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए के लिए एब्जॉर्प्शन कहां मिलेगा ज्यादा, 430 नैनोमीटर पर और 662 नैनोमीटर पर, और क्लोरोफिल बी के लिए 455 नैनोमीटर पर और 644 नैनोमीटर के ऊपर। आपको इसको जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ग्राफ बताऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो किसके ऊपर शो करेंगे, 400 से लेकर 500 नैनोमीटर के ऊपर। फाइकोबिलियंस 615 नैनोमीटर पे, तो फाइकोबिलियंस का कौन सा टाइप, फाइकोसाइनिन, और 665 नैनोमीटर के ऊपर फाइकोइरिथ्रिन। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं, देखो जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स में, एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में अपन को मिलेगा। कैरोटीनॉइड्स प्लांट्स के अंदर ग्रीन, रेड, ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें मोस्टली, और डाइएटम्स में मिलेगा। और फाइकोबिलियंस है वो किस में मिलेगा, रेड एल्गा और स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो प्लांट्स के पार्ट जो ब्लू है या फिर रेड रहते हैं उनके अंदर अपन को क्या मिलेगा देखने को, फाइकोबिलियंस मिलेगा। तो आप यहां पर फ्रूट्स में लिख देता हूं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, आपको इसके अंदर ये याद रखना है। अब हम क्या देखते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पहले इनके टाइप्स देखते हैं और फिर अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ को बनाते हैं। अब इसके टाइप के बारे में देखते हैं। तो जो क्लोरोफिल है उसके दो टाइप हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डीपली देखेंगे। एक है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी और ई भी प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडियन के रूप में भी ये प्रेजेंट रहता है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है उसके दो टाइप है बेसिकली जिनके बारे में हम डीपली देखने जा रहे हैं। एक है क्लोरोफिल ए और एक है ये क्लोरोफिल बी। ये जो क्लोरोफिल है उसके बारे में बताया था विल्स, टोटर एंड स्टॉल ने। और इसका जो फॉर्मेशन है क्लोरोफिल का वो होगा सक्सिनोइल कोएंजाइम से। ये कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि क्लोरोफिल किससे बनता है, वो बनता है सक्सिनोइल कोएंजाइम से। इनके जो बेसिक डिफरेंस है उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक तो होता है पोरफायरिन हेड। क्या रहेगा, पोरफायरिन हेड रहेगा, जिसको अपन ये बोल दिया मैंने पोरफायरिन हेड। और उसके बाद में एक होता है उसकी फाइटोल टेल। फाइटोल टेल होती है, पोरफायरिन हेड होता है। पोरफायरिन जो हेड होता है उसके अंदर टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट रहती है और टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, वो रहेगा मैग्नीशियम। अभी यहां पर आप दोनों इमेज देख पा रहे होंगे, एक क्लोरोफिल ए की है और एक क्लोरोफिल बी की है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, बट आपको ये याद रखना है कि टेट्रापायरोल रिंग है और उसके सेंटर में जो है आयन वो है मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम क्या होता है, 4 नाइट्रोजन से घिरा हुआ है। और टेट्रापायरोल रिंग के अंदर क्या रहेगा, टेट्रापायरोल रिंग जो होती है उसके अंदर याद रखना आप 4 कार्बन रहते हैं, 1 नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस देखते हैं। पहले तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए आपको, C55H72O5N4Mg। ये C55H70O6N4Mg, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है। अब वो देखते हैं क्यों है। देखो क्लोरोफिल ए है, उसका पोरफायरिन जो हेड है उसका कार्बन नंबर 3 है, उसके ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप CH3। इसलिए देखो CH3 हुआ तो यहां पर 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, ये ज्यादा हो गए। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या रहेगा, पोरफायरिन हेड के C3 कार्बन के ऊपर ये क्या प्रेजेंट रहेगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। क्लोरोफिल जो ए है वो ब्लू ग्रीन होता है और ये क्या रहेगा, ऑलिव ग्रीन।
क्लोरोफिल ए है उसकी सोल्यूबिलिटी क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में क्या रहती है, कम रहती है। किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये मोर सोल्यूबल रहेगा क्लोरोफिल बी। अब इसका स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल जो ए है वो 430 पे ज्यादा शो करता है और 662 नैनोमीटर पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। और क्लोरोफिल जो बी है वो 455 नैनोमीटर पे ज्यादा शो करेगा और 644 नैनोमीटर पे ज्यादा शो करेगा। आपके टाइम को बचाने के लिए यहां पर देखो दो इमेज शो हो रही है आपको, ये दो ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो किया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर एक साइड में हम नीचे जो है वहां पर हम इसके नैनोमीटर की बात करते हैं और एक साइड में इसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो जब अपन क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि 430 नैनोमीटर के ऊपर इसका ज्यादा पीक मिलेगा और 662 नैनोमीटर के ऊपर ज्यादा पीक मिलेगा, जो आप इमेज में देख पा रहे हो। और क्लोरोफिल बी में आप क्या देख पा रहे हो कि 455 नैनोमीटर पे ज्यादा पीक मिलेगा और उसके बाद में 644 नैनोमीटर पे ज्यादा पीक मिलेगा। कहने का मतलब क्लोरोफिल ए और बी का कंपैरिजन करें तो 430 के बाद में देखो इसका पीक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 455 है ना, इसलिए इसका पीक बाद में स्टार्ट हो रहा है। और आगे देखें तो क्लोरोफिल बी जब अंत समय में है, जब रेड साइड की हम बात करें तब 444 नैनोमीटर पे पीक शो कर रहा है और ये करा 662 में। तो ये लास्ट में पीक शो कर रहा है क्लोरोफिल ए जो शो कर रहा है, ये आप देख पा रहे हो। और कैरोटीनॉइड है वो क्या कर रहा है, 400 से 500 नैनोमीटर की पीक उसकी होती है, 400 से लेकर 500 के बीच में। तो आप देख पा रहे हो 400 से 500 के बीच में एक आपको प्रॉपर पीक दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस कैरोटीनॉइड को। और तीनों को जब आप एक इमेज में देखते हो तो आप देख पा रहे हो कि तीनों के अलग अलग तरीके की आपको एब्जॉर्प्शन शो कर रखे हैं। इसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब अपन बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप होते हैं, एक तो केरोटीन होता है और एक होता है जेंथोफिल। केरोटीन जो होता है उसके अंदर हम एक एक पॉइंट को देख के चलेंगे इसकी स्पेलिंग में। देखो इसमें आ रहा है ओ आ रहा है, तो ओ से आपको याद रखना कि ऑक्सीजन क्या है इसके अंदर अब्सेंट होती है। इसका जो फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन आपको अब्सेंट मिलेगी, केरोटीन में ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। अब्सेंट के अंदर देखो ENT आ रहा है, तो अपन को याद रख लेना EN और ये आ गया T, अब्सेंट ऑक्सीजन अब्सेंट, ठीक है। R से आपको याद रखना है कि इसका कलर कैसा हो गया, रेड इन कलर। फॉर्मूला क्या हो गया, C40H56। प्रेजेंट मोस्टली किस में रहती है, मैंगो में रहती है, कैरेट में रहती है, पपाया में रहती है। जेंथोफिल में क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, येलो और इसका ब्राउन कलर हो गया। और फॉर्मूला हो गया C40H56 ऑक्सीजन और 2, ठीक है। प्रेजेंट किस में रहती है, पंपकिन। पंपकिन का कलर देखते हैं आपको जेंथोफिल का पता चलना चाहिए। ऑटोम की जो लीफ होती है पतझड़ की, उसमें भी आप देख पाते हो जो पीला कलर रहता है थोड़ा, वो किसकी वजह से, जेंथोफिल की वजह से। टाइप हो गया केरोटीन के दो, अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन। बीटा केरोटीन है वो किसको बनाती है, विटामिन ए को। विटामिन ए बनेगा बीटा केरोटीन से। जेंथोफिल के अलग अलग टाइप में से जैसे ल्यूटीन, जियाजेंथिन, वायलोजेंथिन, ये इसके टाइप हो गए। अब अपने पास लास्ट रहता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में दो टाइप है इसके, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। तो जो साइनोफाइसी है उनका जो ब्लू कलर है वो आ गया किसकी वजह से, फाइकोसाइनिन की वजह से। और जो रेड एल्गा है, ठीक है, उनके अंदर आ गया फाइकोइरिथ्रिन। या ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीसीज जो रेड है उनके अंदर क्या हो गया, फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट हो गया। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स कुछ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में भी होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इस तरीके से अपन ने इनके डिफरेंस देख लिए। अब अपन चलते हैं अगले सेशन की ओर, जो अपन देखेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर। आई होप इतना पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।